दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी के लिए बड़ी मुश्किलों से एक अच्छा सा घर ढूंढता है और उसकी शादी होती है। खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है और ससुराल को स्वर्ग से सुंदर बनाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी वहां पर नरक समान बन जाती है। दोस्तों, 6 महीनों के अंदर अंदर उसे अनगिनत तानों, गालियों और पिटाई का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उस घर में रहती है, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि बेटा, 4 बात बर्दाश्त करके रह लेना, कभी लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से मायके मत आना। दोस्तों, उस ससुराल में उसका कोई नहीं होता है, सिर्फ एक देवर उसका अपना हमदर्द होता है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी उस घर में तबाह हो जाती है। और जब ये सच्चाई उस बाप को पता चलती है, जो अपनी बेटी को जान से ज्यादा चाहता था, दोस्तों, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसको मरने और मारने पर उतारू हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नवाबगंज थाने की ये कहानी है। लड़की का नाम कोमल होता है। उसके घर में उसकी 2 बहनों के अलावा 2 भाई होते हैं। माताजी नहीं होती हैं। पिताजी उन लोगों का पालन पोषण करते हैं। कोमल 12वीं तक पढ़ी थी। उसके पिताजी एक किसान थे, तंबाकू की खेती किया करते थे। दोस्तों, कोमल एक बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी भाली लड़की थी। उसके पिताजी उसकी एक जगह शादी तय कर देते हैं, अपने गांव से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर। लड़के वाले भी किसान ही थे। एक मोटरसाइकिल, एक अंगूठी और एक चैन और 2 लाख रुपए नगद पर शादी तय होती है। दोस्तों, सारा कुछ इंतजाम होता है। उसके पिताजी का नाम विजय प्रसाद होता है। बहुत ही गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किलों से इंतजाम करते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल होता है, जो कोमल के मामा थे, वो देने के लिए कहते हैं। और उसके मामा कहते हैं कि अगर आपके पास इंतजाम नहीं है तो मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों, शादी हो जाती है, लेकिन उसके मामा जो है वो मोटरसाइकिल नहीं दे पाते हैं। विदाई के वक्त जो विजय प्रसाद जी थे, अपने समधी से बोलते हैं कि समधी जी, क्षमा चाहता हूँ, मोटरसाइकिल का इंतजाम नहीं हो पाया, लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं वादा करता हूँ, खरीद कर आपके घर पहुंचा दूंगा। इस पर जो विजय प्रसाद जी के समधी थे, वह बोलते हैं कि भाई साहब, अगर अभी दे देते तो कितना अच्छा होता। घर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कि एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाए, किस जगह रिश्ता आपने तय कर लिया। तो अगर अभी मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन विजय जी जो होते हैं, जो लड़की के पिताजी होते हैं, वह असमर्थता जताते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, हम किसी की बातों में आ गए, वरना हम इंतजाम कर लिए होते। लेकिन ठीक है, मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। अब दोस्तों, विदाई हो जाती है। कोमल अपने घर चली जाती है। 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 6वें दिन जो कोमल का पति था, उसका नाम मनीष होता है, उसकी 2 बहनें भी शादीशुदा थीं, वो घर में आई हुई थीं और शादी निपटा कर वह अपने ससुराल जा रही थी। तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, ला, मुझे क्या दे रही है? भाभी क्या लाई है मेरे लिए? हम अपने घर जाकर क्या दिखाएंगे? तो उसकी माँ कहती है, क्या लाई है? कुछ तो नहीं लाई है। 4 बतासे, 4 लड्डू, 2 साड़ियों के साथ चली आई है। और पैसे ले लो, तुम लोग जाकर रास्ते में ले लेना, क्योंकि इज्जत बनानी ही है। रास्ते में ले लेना, अपने घर जाकर दिखा देना, वरना तुम लोगों के ससुराल वाले भी कहेंगे कि किस भिखारी के घर शादी कर दी। दोस्तों, ये सब बात वो लोग कोमल को सुना कर ही कह रहे थे। कोमल जब यह बात सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, उसे बहुत बुरा लगता है। शाम को जब मनीष घर पर आता है तो कोमल उससे कहती है, खाने पीने के बाद जब सोने जा रहे थे, कि किस भिखारी के घर पर शादी कर दिया है। तो मनीष कहता है कि कौन सा गलत कह रही है, सही तो कह रही है। मुझे भी क्या मिला है, मेरे भी यार दोस्त पूछते हैं, एक बाइक तो दिए नहीं, पता नहीं कब देंगे। यह कौन सा तरीका होता है कि शादी में जो सामान देने का वादा किया जाता है, उसको तुम वादा कर दो। तो जो मम्मी कह रही हैं, जो मेरी बहनें कह रही हैं, सही कह रही हैं। अब दोस्तों, यह सब बात सुनने के बाद कोमल कहती है कि जैसे पापा ने अंगूठी दिया, चैन दे दी, 2 लाख रुपए दिए, वैसे बाइक भी दे देंगे। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दोस्तों, इतना सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
बोलता है कि तो कौन सा इतना देकर हमको खरीद लिया है, मुझे तो हिसाब किताब बता रही है। दोस्तों वो शराब पीकर भी आया हुआ था। 2-3 झापड़ उसको जड़ देता है, उसका गाल लाल सुर्ख हो जाता है, जैसे खून टपक जाएगा। दोस्तों वह रोते रोते सो जाती है। सुबह उठती है तो मनीष का एक छोटा भाई होता है, आशीष। वो देखता है तो उसके गालों पर 3 उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। वो बोलता है, भाभी ये क्या हो गया आपको? तो बोलती हैं, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। दोस्तों किसी न किसी बहाने वो लोग उसको ताने मारते रहते थे, लेकिन कोमल जो है घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर उठा लेती हैं। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक, कपड़े धोने तक की सारी, ताकि इससे भी परिवार वाले खुश रहें। और जो मेरे पिताजी नहीं दे पाए हैं या जो कुछ कमियां रह गई हैं, उसको यहाँ पर मैं सबकी सेवा करके उस काम को पूरा कर दूं। दोस्तों वह सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करती रहती थी। उसके बावजूद वो लोग घर में अक्सर यह चर्चा करते रहते थे कि फला जगह से रिश्ता आया था, वहां करते तो कितना अच्छा होता, वहां से रिश्ता बताया जा रहा था, वहां करते तो कितना अच्छा होता, वहां करते तो कितना मिलता। यह सब कोमल को सुनाकर किया जाता था। अब दोस्तों 15 दिन गए तो मनीष के जो माता पिता थे वो मनीष से बोले कि अपनी बीवी से बोलो कि मोटरसाइकिल कब देंगे। उसके पिताजी उससे बोलो कि अपने पिताजी से कहे कि हमको अभी चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते। अब दोस्तों मनीष जाकर कोमल से बोलता है तो कोमल कहती है कि मैं घर जाऊंगी तो उनसे बोल दूंगी, अभी पापा थोड़े परेशान हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, तो मैं जब घर जाऊंगी तो कह दूंगी। लेकिन वो लोग जिद पर अड़ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो कुछ भी हो मामला साफ होना चाहिए, अभी इसी वक्त फोन लगाओ। दोस्तों वह जबरदस्ती फोन लगवा देते हैं और फोन को स्पीकर पर रखते हैं। अब दोस्तों विजय प्रसाद जी फोन उठाते हैं तो कोमल कहती है कि हेलो पापा, कैसे हो? तो कहते हैं ठीक है बेटा, तू कैसी है? तो बोलती है पापा मैं भी ठीक हूँ। अपने बहनों और भाइयों के बारे में पूछती है, कहते हैं सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? अब दोस्तों सामने से बैठकर मनीष उसको इशारे में बोलता है कि बाइक के लिए बोल, बाइक के लिए बोल। कोमल कहती है कि पापा क्या हुआ, जो मामा ने कहा था उसके बारे में कुछ समाचार मिला? तो कहते हैं बेटा उनसे तो अभी कल बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, और अगर वो जैसे ही पैसा दे दें मैं लाकर बाइक तुम्हारे घर पहुंचा जाऊं, नहीं तो तुम्हारे घर वाले भी सोचेंगे कि कितना दिन लगाएंगे और वादा करके अभी तक दिया ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि क्यों बेटा, कोई कुछ कह रहा था क्या? कोमल कहती है कि नहीं पापा, कोई कुछ कह नहीं रहा था, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये जो लोग थे ये लोग यही चाहते थे कि वो इसी वक्त बोले कि नहीं, ये लोग बाइक के लिए कह रहे हैं तो शायद जो मोटरसाइकिल है वो जल्दी मिल जाए। लेकिन कोमल कुछ नहीं कहती है, वो बस यही चाहती थी उसके पिताजी को उसका दुख मालूम ना पड़े और वो यही समझे कि उनकी जो बेटी है वह अच्छे तरीके से रह रही है, खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों कोमल कहते हैं कि पापा कब आओगे मुझे लिवाने, आपकी बहुत याद आ रही है, आप लोगों की। तो कहते हैं बेटा याद तो हमें भी बहुत आ रही है तुम्हारी, क्योंकि ये लोग रोज कहते हैं दीदी को ले आओ, दीदी को ले आओ, लेकिन 1 महीने के बाद समधी जी ने बोला है भेजने के लिए, तो समधी जी की बात मानना जरूरी है। 20 दिन बीत गए हैं, 20 दिन के बाद मैं आऊंगा तो तुझे लिवा कर आऊंगा। फिर कोमल कहती है कि ठीक है पापा, मैं फोन रखती हूँ, नमस्ते। दोस्तों नमस्ते करके फोन काट देती है, लेकिन उसके फोन काटते ही वो लोग उससे लड़ाई करने लगते हैं। मनीष कहता है कि तूने कहा क्यों नहीं? कोमल कहती है आपने सुना नहीं, पापा जी ने जो कहा, थोड़ा वो परेशान है, मामा जी ने कहा था देने के लिए, वरना पापा मेरे इंतजाम कर दिए होते। दोस्तों इस पर जो उसके ससुर थे, मनीष के जो पिताजी थे, वह बोलते हैं कि अरे सारा खानदान ही भिखारी है क्या? दोस्तों इतना सुनने के बाद कोमल जो है वह रोने लगती है और कहती है कि आप लोग इतना सुनाते हो कि जैसे कि मैं ऐसे चली आई हूँ, जब मेरे पिताजी ने कहा है तो देंगे, आप लोग ऐसे भिखारी वगैरह मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत दुख होता है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद मनीष कहता है कि जबान लड़ा रही है। दोस्तों वह उसको मारने लगता है, जो उसके अंदर गुस्से की भड़ास थी वह सारा गुस्सा उस पर उतार देता है, उसको बहुत मारता है। अब कोमल चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और उसको बचाने वाला कोई नहीं था। उसका जो छोटा भाई आशीष होता है वह आता है, बीच बचाव करता है और उसके बाद उसको कोमल को बचा कर लाता है और कहता है तुम लोग कितने बेकार आदमी हो, आप लोगों को भाभी की मेहनत नहीं दिखाई देती है, आप लोग इस तरीके से इनको परेशान कर रहे हो, इन पर अत्याचार कर रहे हो, जब इतनी ही ज़रूरत है तुम लोगों को तो एक बाइक खरीद क्यों नहीं लेते?
अब दोस्तों इस पर उसकी जो माँ होती है वो भी असीर को 4 गालियां देने लगती हैं, चिल्लाने लगते हैं। आशीष चुप होकर खड़ा हो जाता है। कहती हैं तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, तू ही कमा के ले आ। दोस्तों उसको भगा दिया जाता है, वो बेचारा वहां से चला जाता है। अब दोस्तों इतना मार खाने के बाद जो कोमल होती है उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ सूझता नहीं है, वह बैठकर घंटों रोती है। रोते रोते उसकी आंखें सूज जाती हैं, लेकिन कोई उसके किनारे नहीं आता है। आशीष आता है जो कोमल का देवर होता है, पानी लेके आता है, अपने भाभी को देता है। बोलता है भाभी आप अगर इन लोगों के बातों पर ध्यान दोगी तो ये लोग आपका जीना हराम कर देंगे, इसलिए इनकी बातों को इग्नोर किया करो। आप जो है इन लोगों की बातों को सुनो ही मत। दोस्तों एक गिलास लाकर वह पानी अपनी भाभी को देता है और उसके बाद चुप कराता है। दोस्तों अगले ही दिन वह अपने सारे जेवर निकालती है। कुछ उसके पिताजी ने जो दिया था, कुछ इन लोगों ने जो दिया था, और कुछ उसको पैसे मिले थे जो मायके से मिले थे, कुछ रिश्तेदार ने दिए थे। सब कुछ मिला करके 80,000 होते हैं। वो इकट्ठा करती है और मनीष के हाथ पर सुबह सुबह रख देती है। कहती है ये लो, आप जाओ इन सबको बेचकर मोटरसाइकिल ले लो, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज आप लोग दुखी मत हो और कुछ बोला मत करो। अब दोस्तों वो सारे गहने अपने पति मनीष को दे देती है और मनीष अपने माँ बाप के पास लेकर जाता है और वो लोग कहते हैं कि ठीक है इसको अपने पास रखो, इसको तब तक नहीं देना जब तक इसका बाप मोटरसाइकिल लाके नहीं देता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इन गहनों को ही बेचकर मोटरसाइकिल लिया जाएगा। अब दोस्तों वो लोग गहने भी रख लेते हैं और बाइक का इंतजार करने लगते हैं। 15 दिन और बीत जाता है, उसके विदाई का वक्त आता है। जब दोस्तों उसके पिताजी फोन करते हैं कि बेटा हम कल आ रहे हैं तो उसको लिवाने के लिए, दोस्तों फपक फपक कर वह रोने लगती है। उसके पिताजी के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा क्या हुआ? तो बोलती है पापा कुछ नहीं, कौन कौन आएगा मुझे लिवाने? तो कहते हैं कि बेटा सारे ही जिद कर रहे हैं, दीदी के घर जाऊंगा, दीदी का घर देखूंगा, तो हम यही 5 लोग आएंगे और गाड़ी बुक कर रखी है तो उसी से आएंगे। फिर कोमल कहती है कि पापा थोड़ा फल और मिठाई ज्यादा लेके आना। तो कहते हैं कि बेटा इसमें कहने वाली कोई बात थोड़ी है, लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों अगले ही दिन वह लोग खुशी खुशी कोमल के घर पहुंचते हैं, बैठते हैं और 5 मिनट बाद कोमल जो है मुस्कुराते हुए घर से बाहर आती है। दोस्तों अपनी बेटी का चेहरा देखते ही जो विजय प्रसाद जी थे उनका कलेजा फट जाता है। बिना गहनों के, बिना किसी शौक श्रृंगार के ऐसे लग रही थी कि जैसे हरा भरा कोई पेड़ अभी अभी सूखा हो गया हो। दोस्तों उसको देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं, उसका चेहरा निहारते हैं। वो आके अपने पिताजी के सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह भी खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके भी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसके बाद वो चुप कराते हैं, सारे लोग बातचीत करते हैं। तो कहते हैं कि बेटी ये कैसी हालत बना रखी है तुमने, इतना भी तुझे फुर्सत नहीं मिलता, ससुराल में कैसे रहा जाता है, सारे गहने क्या किए तुमने, क्यों उतार रखे हैं? तो कहती है कि पापा यहाँ पर चोरी का माहौल है, बगल के ही गांव में कल को चोरी हो गई थी तो इसलिए मैंने उतार के उसको रख दिया कि सुरक्षित रहेगा। फिर वो देखते हैं उसकी नंदे भी आई हुई थी, क्योंकि उसके विदाई का टाइम था, वो भी आई हुई थी। तो देखते हैं, कहते हैं कि तेरी सास ने पहन रखे हैं, तेरी नंदों ने पहन रखा है, उनके लिए कोई चोरी चकारी नहीं है और तू कहती है कि चोरी हो रही है। तो कहती है पापा आप तो जानते ही हैं मुझे, इन सब चीजों से मुझे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने निकलवा के उसको सुरक्षित रखवा दिया है। तभी जो उसकी बहनें थी, जो उसके भाई थे, दीदी दीदी करते हुए कि दीदी मुझे अपना घर दिखाओ, मुझे अपना घर दिखाओ, जीजू से मिलाओ, सबसे मिलाओ। तो दोस्तों उसको लेकर घर में चले जाते हैं। इधर मनीष के जो माता पिता हैं वो आकर कहते हैं कि भाई साहब मैंने सोचा था कि बाइक लेकर आ पाएंगे, लड़का है मान ही नहीं रहा है। उसके दोस्त लोग पूछते हैं तो उसे बुरा भी लगता है, कुछ जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसका इंतजाम हो नहीं पाया क्या? तो बोलते हैं मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों से माफी मांगता हूँ, और अगर मुझे पता होता कि वो दे नहीं पाएंगे तो मैं तभी इंतजाम कर लिया होता, क्योंकि जिनसे मैंने पैसे मांगे थे उनसे थोड़ा अधिक मांग लिया होता। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बस 1-2 महीने में आपको बाइक दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों 1-2 घंटा बीत गया। विजय प्रसाद जी ने कहा कि बेटा तैयार हो जाओ, अब चलना है। तो कोमल कहती है कि पापा मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, चलो चलें। तो कहते हैं बेटा ऐसे चलेगी, ना अंगूठी है ना माला है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों वो जाकर अपने सास से बोलती है कि मम्मी आप दे दो मुझे पहनने के लिए,
और वादा करती हूँ कि मेरे पापा जैसे ही मोटरसाइकिल देंगे मैं आपको गहने भी दे दूंगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं ऐसे न जाऊं। तो मनीष जो है वह बोलता है कि अपने पापा से बोल ज़्यादा लालच ना फैलाएं और जैसे तू है ऐसे तुझे ले जाएं। जब तक वो बाइक नहीं देंगे गहने नहीं मिलेंगे। तू नहीं बोल पा रही है तो चल मैं सामने बोल देता हूँ, और ज़्यादा 3-5 करेगी तो 2-4 हाथ और पा जाएगी, तेरा दिमाग सही हो जाएगा। अब दोस्तों कोमल की जो बहन थी ये बातें सुन रही थी। कोमल उससे कहती है कि देख पापा को कुछ मत बताना, ये लोग ऐसे ही हैं। आती है बाहर, कहती है पापा चलो, जब मुझे आना ही है क्या गहने वगैरह लेके चलो, बिना मतलब के टेंशन, वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो अभी घर चलो। अब दोस्तों वह अपनी बेटी को लिवा कर चले आते हैं। गरीब थे लेकिन बेवकूफ़ नहीं थे, उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है कि उनकी बेटी का रिश्ता गलत घर में लग गया है, गलत लोगों से लग गया है। अब दोस्तों कोमल को लिवा कर वो अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे 3 महीने का टाइम बीत जाता है। 3 महीने के बाद ये हुआ था कि बहू को फिर आप भेज देना। 2-4 दिन बाकी थे तो एक दिन कोमल जो है अपने पिताजी को सच्चाई बताती है। कहती है कि पापा बाइक का क्या हुआ, अगर आप बाइक नहीं दोगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो बोलने लगे बेटा मुझे भी पता है, उनकी मंशा तो पहले ही दिन से है कि उन्हें बाइक मिले, तो मैं एक काम करता हूँ। दोस्तों 1 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और जाते हैं अपने नाम पर किस्त में बाइक निकलवा लेते हैं। और जिस दिन बात हुई थी उस दिन वह नई बाइक और कोमल को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अपने समधी को चाबी देते हुए कहते हैं कि भाई साहब ये बाइक जो है मैंने लोन पर ले रखी है, अपने नाम से निकाली है, जैसे मैं इसका किस्त भर दूंगा उसके बाद जो दामाद जी हैं मनीष उनके नाम पर ये मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों वह विनती करते हैं कि मेरी बेटी बहुत भोली है, बहुत सीधी है, आप लोगों के हवाले है, आप लोग इसका ख्याल रखना, इसको ज़रा अच्छे से रखना। लेकिन दोस्तों बाइक मिलने के बाद उनका असली रंग सामने आता है। वो कोमल को लेकर खेतों में जाने लगते हैं काम कराने के लिए। 2 भैंस भी रख देते हैं उसके जिम्मे कि दूध बिकेगा, घर में आमदनी होगी, ये मेहनत तो करती ही है, ये करती रहेगी। अब दोस्तों एक दुल्हन को जिस तरीके से रखना चाहिए उसके साथ ऐसा कुछ भी बर्ताव नहीं किया जा रहा था। जब वह सारा ताम झाम देखती है तो संतोष मार के मेहनती तो थी ही, और काम करते करते दोस्तों उसकी सेहत गिरने लगती है। उसके पिताजी जब भी फ़ोन करते थे तो बस हंस के मुस्कुरा के कहती थी कि पिताजी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं बहुत खुशी से हूँ, सब लोग बहुत बढ़िया से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी की जो हालत यहाँ पर हो रही है और वो यहाँ पर क्या काम कर रही है। इन सब चीज़ों से उसके पिताजी जो है वह बेखबर होते हैं कि उनकी बेटी से इतना ज़्यादा खेत का काम लिया जा रहा है, भैंसों का काम लिया जा रहा है, कि उनकी बेटी की क्या हालत है। और जब भी उसके पिताजी वीडियो कॉल लगाते थे वहाँ से हट के जाके घर में बात करने लगती थी। देखते ज़रूर थे कि मेरी बेटी का चेहरा कैसे बदल जा रहा है, लेकिन वह यही सोचती थी कि क्या पता वहाँ का खान पान, वहाँ का पानी उसे सूट न कर रहा हो। लेकिन दोस्तों ज़्यादा काम करने की वजह से, टाइम से खाना न पाने की वजह से कोई केयर नहीं कर रहा था उसका, तो इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब तबीयत खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसके पिताजी एक दिन फ़ोन करते हैं तो खांस कर वह बात कर रहे थे, उसे खांसी आ रही थी। वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुझे खांसी आ रही है, तेरी तबीयत को क्या हुआ है। तो कहते हैं कि पापा जी कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही जुकाम हो गया है, सर्दी लग गई है। लेकिन उसके पापा का मन नहीं मानता। फिर शाम को फ़ोन करते हैं, फिर अगले दिन फ़ोन करते हैं। तभी जो उसकी एक बहन थी वह कहती है कि पापा जी जो दीदी का घर है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है, और उसी दिन मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें हुई थी। जब वह सुनते हैं विजय प्रसाद जी तो 3-4 दिन के बाद एक दिन अचानक से वह घर पर पहुंच जाते हैं, कोमल के घर पर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि कोमल को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था, वह बुखार से एकदम तप रही थी। लेकिन जो जानवरों का घर था, जिसमें जानवर बांधे हुए थे, जिसमें भैंस बंधी हुई थी, वह घर साफ कर रही थी। तभी वो उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और कोमल जो है अपने पिताजी को देखती है तो वह एकदम सन्न रह जाती है कि अचानक से पापा बिना बताए कैसे आ गए। वह हैरान रह जाती है अपने पिताजी को देखकर, जल्दी जल्दी अपना हाथ धोती है और अपना बाल संवारती है, और उसके बाद अपने पापा के पास आती है। और आते ही जैसे कोई डरा हुआ बच्चा अपने पापा के सीने से लग जाता है, वैसे ही कोमल अपने पिताजी के सीने से चिपक जाती है।
दोस्तों वो बुखार में बिल्कुल तप रही थी, फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पिताजी भी रोने लगते हैं और उसकी शक्ल को देखते हैं, कहते हैं बेटा ये क्या हालत बना रखा है तुमने। दोस्तों इतने में उसके समधी आ जाते हैं, उसकी जो सास होती हैं वो भी आ जाते हैं, उसका जो आदमी होता है, जो कोमल का पति होता है मनीष, वो भी आ जाता है, मोटरसाइकिल लेकर वह भी कहीं से आ जाता है। दोस्तों मनीष जो है वह दारू पी रखा हुआ था। दोस्तों जब कोमल के पिताजी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। अपने समधी से बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, इंसानियत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर की नहीं है, मेरी बेटी का ये हाल तुमने क्या बना रखा है, क्या ऐसे ही मैंने अपनी बेटी को भेजा था, मेरी बेटी की इतनी तबीयत खराब है और तुम लोग इससे इतना काम ले रहे हो, तुम लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या। दोस्तों मनीष कहता है कि काम नहीं करेगी क्या, आपकी बेटी यहाँ फ्री में खाना खाएगी क्या, आपने कितना दे दिया है। इतना सुनते ही वह मनीष को दो झापड़ लगा देते हैं, मनीष वहीं पर गिर जाता है। कोमल कहती है कि पापा ये क्या कर रहे हो। इतने में आशीष आ जाता है, बोलता है अंकल जी आप भाभी को लेकर अपने घर चले जाओ, ये लोग बहुत जालिम इंसान हैं। दोस्तों कोमल को उसी हालत में वहां से बाइक पर बिठाते हैं और अपने घर लेकर चले आते हैं। रास्ते में ही वह डॉक्टर को दिखाते हैं। कोमल 10-15 दिन घर पर आराम करती है और कुछ बेहतर स्थिति में होती है। उसके 15 दिन बाद वह जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक वकील साहब थे उनसे मिलते हैं, सारी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी सीधी साधी, इतनी भोली भाली है और वो लोग जो है इसकी जिंदगी को नरक बना दिए थे और इसकी शादी में जो जो उन लोगों ने कहा मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मेरी बेटी सहती रही। कैसे भी करके उन लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है मैं माफ नहीं कर सकता, उन लोगों को मुझे सजा दिलवाना है। तो वकील साहब कोमल को देखते हैं, उसकी मासूमियत को देखते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुमने पढ़ाई नहीं की है क्या। तो बोलती है कि मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। तो वकील साहब बोलते हैं फिर भी तुम्हें अपने अधिकार के लिए उस घर में लड़ना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर वो लोग इतना ज्यादती कर रहे थे, तुमने कुछ बोला नहीं। 4-6 महीनों तक तो कोई अपनी बहू से खाना तक नहीं बनवाता है और वो तुमसे इतना काम ले रहे थे। अब दोस्तों मुंशी जी से कहते हैं कि मुंशी जी देखिए यही होता है, एक मेरी बहू थी, उसने हम लोगों को त्रस्त कर दिया, मेरा सीधा साधा बेटा था उसका जीना हराम कर दिया था, उसको मारने की धमकी देती थी, मरवा देने की धमकी देती थी। किसी तरीके से हमने 20 लाख रुपए देकर उससे अपना पीछा छुड़वाया था, उससे उसको तलाक दिलवाया। और एक ये है देखो, इतनी सीधी साधी घर में इतना सारा काम करते हुए भी इसको चैन से लोग रहने नहीं दे रहे थे। बताओ सिधाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर वकील साहब कहते हैं कि देखो आपकी जो बेटी है बहुत भोली भाली है, बहुत सीधी साधी है, बहुत समझदार है, अगर आप मुकदमा करते हो दहेज उत्पीड़न का जैसे उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने जो घरेलू हिंसा किया है, इन सब चीजों का अगर मुकदमा करते हो, अगर ये सोचते हो कि मुझे इंसाफ मिल जाए तो 10-12-15 साल लग जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है कब न्याय होगा। तो जो कोमल के पिताजी होते हैं, जो विजय प्रसाद जी होते हैं, वह बोलते हैं कि बताइए साहब मैं क्या करूं। तो बोलते हैं एक काम करो, आप उन लोगों से सुलह समझौता करवा लो, उनसे संबंध तोड़वा लो और अपनी बेटी की कहीं पर शादी कर दो। तो विजय प्रसाद जी बोलते हैं कि वकील साहब उस नरक में तो मैं अब अपनी बेटी को सपने में नहीं भेजूंगा, इसकी शादी तो मैं कहीं और करूंगा, लेकिन मुझे उनसे सजा दिलवाना है उन लोगों को। अब दोस्तों वकील साहब फोन करते हैं, एक दूसरा वकील आता है, उससे कहते हैं कि देखो ये बहुत परेशान है, पहले तो इनको चाय नाश्ता करवाओ और उसके बाद जरा इन लोगों का फोटो खिंचवा कर लाओ। दोस्तों वो लड़का जो वकील आता है वो उन्हीं वकील साहब का बेटा होता है, उसका नाम दीपक होता है। बोलता है पापा ये सामने रहा फोटो, अभी 2 मिनट में फोटो बनाकर दे देगा, अब मुझे साथ में जाने की क्या जरूरत है। तो बोलते हैं बेटा समझा करो, बहुत परेशान है, जान पहचान के लोग हैं, जाओ चाय पानी पिलवा कर लाओ। उनका जो बेटा था उन लोगों को लेकर कहता है कि चलिए। अब दोस्तों वो लोग चले जाते हैं। तो मुंशी जी वकील साहब से कहते हैं कि साहब ये लोग कौन है। तो कहते हैं मुंशी जी ये जो लड़की है मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत भोली भाली लग रही है, और आपको कैसी लग रही है। तो मुंशी जी भी कहते हैं कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत अच्छी लड़की है, बताओ दिल की इतनी अच्छी है, उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था कि इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी भी है। तो कहते हैं कि बस मुंशी जी यही समझ लो कि कैसे भी करके मैं दीपक को इसकी शादी करवाऊंगी। अब जब मुंशी जी सुनते हैं तो चौंक जाते हैं कि साहब कहाँ आप लोग और कहाँ ये लोग। कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हमारी बिरादरी के हैं, देखो मेरा बेटा भी तलाकशुदा है, कोई फ्रेश लड़की से, कोई कुंवारी लड़की से शादी करेंगे तो भी वैसे ताना मारती रहेगी। अगर ये जो कोमल है मुझे लगता है कि मेरा बेटा इसके साथ जीवन भर सुखी रहेगा।
और अगर यही हमारे घर में सुखी रहेगी तो हम लोग भी इससे सुख रहेंगे। अब मुंशी जी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि साहब मान गए आपको, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी आप ये खिचड़ी पका रहे हो। अभी तो लड़की करेगी कि नहीं करेगी, दीपक भैया करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वो बोले तो दीपक तो कर लेगा, मुझे पता है कि दीपक समझदार है। अब उसके बाद दोस्तों चाय पानी पीने के बाद फोटो खिंचवा लेते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद वो लोग आ जाते हैं। शाम को कुछ कागजी कार्रवाई होती है, फिर शाम को वो लोग अपने घर चले जाते हैं। वकील साहब अपने बेटे से पूछते हैं कि दीपक, वो जो कोमल लड़की थी कैसी लगी? तो बोले पापा वो तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और उसके साथ बहुत कुछ ज्यादती हुआ है। उसके पिताजी ने सब कुछ मुझे बताया, और इतनी दुखी थी, चाय भी नहीं पिया, बहुत ना ना करके वह नाश्ता किया। तो वकील साहब बोले बेटा उसकी शकल सूरत कैसी है? तो बोले पापा ठीक है शकल सूरत। तो वकील साहब बोले कि बेटा यही समझ लो तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। अब दीपक बोला पापा आप इस जगह पर बैठकर इस तरीके से बात कर रहे हो, सारा कानून आप जानते हो, आपको पता है शादी होते हुए दूसरी शादी इंसान नहीं कर सकता, आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। कहते हैं कि बस तुम यही समझ लो कि भाई उसका तलाक हो चुका है, अब तुम बताओ लड़की कैसी है? तो बोले पापा लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन वह चाहती है कि नहीं, उसके घर वाले चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों जो वकील साहब थे वो जो कोमल के ससुराल वाले थे उनको कोर्ट तक घसीट लाते हैं, मारपीट का तमाम उनके ऊपर केस लगवा देते हैं। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे। उन्होंने बोला कि एक ही शर्त पर तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा कि तुमने जो सोना लिया है, जो बाइक लिया है, इस लड़की को वापस दे दो और समझौता करके अपना संबंध इससे तोड़ दो, वरना भैया तुम लोगों को तो जेल जाना ही पड़ेगा। दोस्तों वो लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमको मंजूर है, इन 5-6 महीनों में कोमल और उसके पिताजी बराबर कचहरी आते हैं, केस फाइनल हो गया। जब फाइनल हो गया तो विजय जी पूछते हैं कि सर आपकी फीस क्या है, आप बता दीजिए मुझे। तो सर जी बोलते हैं, जो वकील साहब होते हैं वो बोलते हैं मैंने जो केस लड़ा है विजय जी, इसमें कुछ मेरा भी स्वार्थ है। उन्होंने कहा ये जो आपकी बेटी है हमको बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को तो आप देख ही रहे हो, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो विजय प्रसाद जी होते हैं उनकी आंखें भर आती है। उन्होंने बोला कि अपने बेटे से पूछ लीजिए, अपने घर वालों से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और मेरी बेटी भी मान जाएगी। तो उन्होंने कहा सबसे पूछ चुका हूँ, जब जब आप लोग तारीख पर आते थे यहाँ पर मेरी पत्नी भी आ चुकी है, मेरी बेटी भी आ चुकी है, एक आध और रिश्तेदार आ चुके हैं, आपकी बेटी को देख चुके हैं, सब उसको पसंद कर चुके हैं, सब की तरफ से हाँ है, बस आप और बेटी की तरफ से करना बाकी है। लेकिन दोस्तों कोमल को सारी बातें पता थी, क्योंकि दीपक जो है इतना उतावला हो गया था और कोमल को बता दिया था कि देखो पापा ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात तुम किसी से मत बताना, वरना मेरे पिताजी इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। दोस्तों उन दोनों में पहले ही प्यार हो जाता है। और जाके विजय प्रसाद जी अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे वकील साहब कह रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ पापा मुझे पता है, मुझे जो दीपक जी हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया था कि मैं किसी को ना बताऊं, तो उन्होंने मुझे बता रखा है वो लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। जब जब उनकी मम्मी आती थी, उनकी बहन आती थी, उन लोगों को भले ना पता हो लेकिन मुझे ये सब बात पता है। पापा मैंने आपसे नहीं बताया, आपसे माफी चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया था। अब दोस्तों सारे लोग खुश हो जाते हैं और जो बाइक और जो गहने थे वकील साहब विजय जी से कहते हैं कि इसको आप अपने पास रखो, आपकी और भी बेटियां हैं उनकी शादी में काम आएगा, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं और हम लोग एक हो गए हैं तो एक मिलकर रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद इन लोगों की एक मंदिर में शादी हुई और पिछले 2 सालों से ये लोग बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म स्टोरी। तो आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।